नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी पार्ट 21 में हम जनघनत्व की चर्चा करेंगे। अध्याय 3 चल रहा था विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब इसमें जनघनत्व से पहले हमने जो 20 पार्ट था इसका ज्योग्राफी का, उसमें महाजनसमूह की चर्चा की थी। वो चार जनसमूह थे। अब इसके बाद हम आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जनघनत्व रहेगा। जनघनत्व होता क्या है, इसको मतलब आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कितने प्रकार हैं, तो इनकी चर्चा आज हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ। तो इसके अर्थ को समझने के लिए हमें पहले इसकी जो परिभाषा है उसको समझना होगा। जैसे इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली लोगों की संख्या। अब यहाँ संख्या नहीं लिखकर बहुत जगह में अनुपात। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या या अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इस जो जनसंख्या घनत्व है उसको हमेशा हम 1 किलोमीटर के हिसाब से दर्शाते हैं। तो इसलिए यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या या अनुपात को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तात्पर्य कहने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र हो, उसका कितना क्षेत्रफल है, यानी उसका कितना एरिया है और उस पर कितने लोग रह रहे हैं, अगर उसको निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। अब जनघनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे अगर इसकी ये तो अर्थ हो गया जनघनत्व की आवश्यकता क्यों है इसकी जनघनत्व की। तो जनघनत्व की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जैसे किसी भी प्रदेश के संसाधन, यानी कोई भी क्षेत्र हो, वहां जो भी व्याप्त साधन होते हैं, संसाधन, खनिज, जल संसाधन, मिट्टी, यहाँ तक हम कह सकते हैं वन संपदा। मतलब कहने का मतलब है किसी भी प्रदेश के संसाधन, खनिज, जल संसाधन, मिट्टी, वन संपदा का कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें जनघनत्व की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी प्रदेश के संसाधन, खनिज, जल संसाधन, मिट्टी, वन संपदा का कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए जनसंख्या घनत्व की आवश्यकता होती है। मतलब जनघनत्व हमें जिसे कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहने वाले लोगों की संख्या या उसके अनुपात को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। अब जनघनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी प्रदेश के संसाधन, खनिज, जल संसाधन, मिट्टी, वन संपदा का कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए संख्या घनत्व की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी स्थान एरिया है, वहाँ पे कितनी जमीन है और कितने लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं और वहाँ के
जितने भी व्याप्त संसाधन है उनको उपभोग वो लोग कर रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हमें जनगणना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मान लो कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे संसाधन तो कम हो और लोग ज्यादा रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो संसाधन उनका पोषण नहीं कर पाते। तो सरकार अपनी कोई भी योजनाओं या नीतियां बनाकर उन लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगर जनगणना तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, यानी यहाँ जो एरिया है उसके अनुपात में कितने लोग रह रहे हैं, ये संसाधन कम पड़ रहे हैं कि आप मतलब इनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों का अगर हमें पता लगाना है और उनको सुचारू रूप से उनको व्यवस्थित करके उनकी जीवन यापन की सुविधाएं उनको देनी है, तो हमें जनगणना की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्येक देश में प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्रों और निवासों का क्या करते हैं, जनगणना याद करते हैं। ज्ञात करने के बाद उन्हीं हिसाब से नीतियाँ आदि वो बनाते हैं। तो ये आवश्यकता इसलिए है कि वहाँ कितने लोग हैं और वो संसाधन उनके लिए पर्याप्त है या अपर्याप्त है, एक्स्ट्रा उनके लिए देना है या नहीं देना है, इसकी आवश्यकता मतलब इसके सब ये चीजें ध्यान में रखते रही जनगणना निकाला जाता है। इसका काम इतना सा है कि जनगणना याद करने के बाद हमें याद पड़ जाती है कि वहाँ पे लोगों की बसावट के हिसाब से संसाधन है या नहीं है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमने एक तो जनगणना का अर्थ पढ़ा, फिर उसकी आवश्यकता पड़ी। अब जनगणना निकालने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, जिसके कई प्रकार है। तो हम जनगणना याद करने के सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किस तरह जनगणना निकाला जाता है। बड़ा आसान है, इसको भी सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब अगला टॉपिक रहेगा जनगणना के प्रकार। तो जनसंख्या, इसको जनगणना भी बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं, जनगणना के प्रकार। तो इसके प्रकार में हम कहें, इसके लगभग 5 प्रकार है, यानी 5 प्रकार से जनगणना निकाला जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनगणना में गणितीय, या फिर इसी को कहते हैं सामान्य घनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो कहने का मतलब है साधारणतः हम इसी जनगणना के जो सूत्र है इसी प्रकार को हम उपयोग में लेते हैं किसी भी क्षेत्र की जनगणना निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका इस सूत्र के माध्यम से एक सूत्र होता है इसका, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कहने का तात्पर्य है हमें किसी क्षेत्र का अगर जनगणना निकालना है तो इसको यहाँ समझ सकते हैं कि ये कोई क्षेत्र है और इस पे ये जो मैंने डॉट किए यहाँ पे लोगों की क्या है, ये बसावट, यहाँ पे लोग हैं ये। अब ये तो क्या है क्षेत्र और ये अंदर क्या है लोग। तो हमें इस क्षेत्र का क्या निकालना है, जनगणना निकालना है। तो ये सूत्र लगाना है कि कुल जनसंख्या, यानी इसके अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं। मान लो इस एरिया के अंदर 1000 लोग निवास करते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है कुल, मतलब इस एरिया का, हम इसी की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है, तो इस क्षेत्रफल को भी अगर हम कह दें कि 500 किलोमीटर ये पूरा एरिया पड़ता है जिसमें 1000 लोग रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से हम इस क्षेत्र का क्या निकाल लेंगे, जनघनत्व निकाल लेंगे, यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या अगर इस सूत्र में रख के देंगे तो कुल जनसंख्या इस क्षेत्र की कितनी है, 1000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर फिर इस क्षेत्र का क्या करें, सूत्र के हिसाब से जमाए बटा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 500। तो ये 500। अब हमें डायरेक्ट इसका घनत्व निकालना है। तो
ये आ जाएगा, यानी 2। क्या है? 2। कह सकते हैं इस क्षेत्र का जो जनघनत्व होगा, तो हमने परिभाषा मतलब इसका जो अर्थ पढ़ा था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, तो ये 2 आया प्रति किलोमीटर में। तो कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र का जो जनघनत्व होगा, इस क्षेत्र का, उसको कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर में 2 लोग या 2 लोगों की, या 2 प्रति 1 किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं, यानी लोगों की 2 ही। ये तो हमने काल्पनिक लिया है, अर्थात आपके समझ में आ गया होगा कि जनघनत्व निकाला कैसे जाता है। अर्थ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया है, इस पे निवास करने वाले लोग और इस एरिया का क्षेत्रफल, जिसको हम अगर इनका इस सूत्र के अनुसार लिखते हैं कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल अगर देंगे इस हिसाब से, तो जनसंख्या 1000 और क्षेत्रफल है 500, तो 1000 बटा 500 आएगा आपके पास 2। तो हम कह सकते हैं इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एरिया का क्षेत्रफल नहीं, जनघनत्व कितना होगा या जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 2। यानी इस एरिया में, जो इस एरिया की बात करें, प्रति 1 किलोमीटर पर 2 लोग रहते हैं। तो ये 1 नंबर का है गणितीय, इसी को गणितीय सामान्य जनसंख्या मतलब सामान्य जनसंख्या घनत्व वाला कहते हैं, और इसी को हम उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा और भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने। अब दूसरे की अगर हम बात करें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। एक बार आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था, इस तरह का एक सवाल दिया गया था। अगर आपको सूत्र याद रह जाएगा, सूत्र याद रहने के बाद आप आसानी से सवाल को कर देंगे। आपको कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का भाग उसमें दे देना है, उस क्षेत्र का क्या आ जाएगा, जनघनत्व आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरा जो घनत्व होता है, मतलब इसी का एक प्रकार है, एक तो गणितीय सामान्य जनघनत्व हो गया, एक अगर चर्चा करें आर्थिक जनघनत्व, आर्थिक घनत्व या जनसंख्या भी लिख सकते हैं इसको, जनसंख्या घनत्व। तो इसमें क्या है, इसमें अब हम कुल क्षेत्रफल को नहीं देखेंगे, इसमें हम केवल आर्थिक है तो आर्थिक संसाधनों को देखेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा, इसका जो सूत्र लिखेंगे अपन, तो वो लिखेंगे कुल जनसंख्या बटा आर्थिक संसाधन, मतलब उसी क्षेत्र में जो आर्थिक संसाधन होंगे, यानी आर्थिक संसाधन का भाग उनमें हम दे देंगे। तो हमें जो जनघनत्व मिलेगा वो आर्थिक जनघनत्व मिलेगा। कहने का तात्पर्य, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं और वो लोगों के बीच में कितने संसाधन है, उन संसाधनों को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो जो आता है वो क्या आता है, वो आर्थिक जनघनत्व आता है। अब नेक्स्ट की चर्चा करेंगे इसी में। तीसरे नंबर पे अगर हम लिखें तो तीसरे नंबर पे कार्यक या फिर इसको एक और कहते हैं कार्यक या कृषि क्षेत्र घनत्व, कृषि क्षेत्र घनत्व, कार्यक या कृषि क्षेत्र घनत्व। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका जो सूत्र होगा यहाँ लिखता हूं मैं, इसका जो सूत्र होगा उसमें हम केवल क्या, इसमें एक तो लेंगे हम कुल जनसंख्या और बटा में लेंगे अपन, यहाँ पे बटा में लेंगे हम कृषि क्षेत्र, क्या लेंगे, कृषि क्षेत्र। अब इसमें पूरा क्षेत्रफल न होकर
हमने केवल कृषि क्षेत्र लिया, अर्थात कहने का मतलब है वह स्थान ही शामिल किए जहाँ पर कृषि की जा सकती है, और सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं खेतों को इसमें शामिल किया है जहाँ पर किसान द्वारा खेती की जाती है। तो जो कार्य या कृषि क्षेत्र घनत्व होता है वहाँ निवास करने उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र का हम घनत्व ज्ञात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा वहाँ कितना खेत, वहाँ कितने खेत है उसका हम भाग दे देते हैं। जो हमारे सामने आता है वो कार्यक या कृषि क्षेत्र घनत्व होता है। कहने का मतलब है वहाँ जितनी भी उपजाऊ भूमि है जहाँ खेती हो रही है वहाँ उन लोगों की कुल जनसंख्या का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो वह कार्य मतलब कार्य या कृषि क्षेत्र घनत्व आपके सामने आ जाता है। ये दो हमने 3 पढ़ लिए, गणितीय भी पढ़ लिया, इधर से आर्थिक जनगणना पढ़ लिया और कार्य या कृषि घनत्व भी पढ़ लिया। अब आगे हम 4 नंबर पे पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब 4 नंबर की हम चर्चा करते हैं। 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे कृषि घनत्व। क्या पढ़ेंगे? कृषि घनत्व। देखो अभी हमने पढ़ा था कार्य क्या, हमने पढ़ा था कृषि क्षेत्र घनत्व। अब हम पढ़ेंगे कृषि घनत्व। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हो तो इसमें इसको ध्यान से समझना। कृषि घनत्व, तो कृषि घनत्व में हम क्या करेंगे कि जो इससे पहले हमने कार्य किया कृषि क्षेत्र घनत्व लिया था, ये केवल कृषि घनत्व है। देखो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। वो था कृषि क्षेत्र घनत्व, या फिर इसको एक और नाम है कार्यक घनत्व। अब इसमें केवल हमने कुल जनसंख्या ली थी, कुल जनसंख्या बटा हमने केवल इसमें कृषि क्षेत्र लिया था। क्या लिया था? कृषि क्षेत्र, यानी खेती लिए थे उस क्षेत्र के। अब इसमें देखना जो इसका सूत्र होगा कृषि घनत्व का, तो कृषि घनत्व के सूत्र में केवल हमें कुल जनसंख्या, उसमें तो कुल जनसंख्या ली थी, इसमें केवल हमें कृषक जनसंख्या लेनी है। कृषक यानी कहने का मतलब है जो खेती करते हैं, यानी किसानों को इसमें शामिल करते हैं, यानी वहाँ की कुल जनसंख्या में कितने लोग कृषि करते हैं उसको ही यहाँ सम्मिलित करेंगे। तो कृषक जनसंख्या बटा वही कृषि क्षेत्र क्या आएगा? कृषि क्षेत्र। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कृषि घनत्व है, ये कृषि क्षेत्र घनत्व है। ध्यान रखना, ये कृषि घनत्व है, ये कृषि क्षेत्र घनत्व है। कृषि क्षेत्र घनत्व में तो कुल जनसंख्या यानी सारी उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को शामिल किया जाएगा, और उस जनसंख्या का भाग वहाँ जो खेत है वहाँ खेतों का जो क्षेत्रफल रहेगा उसमें दिया जाएगा। इसमें कृषि घनत्व में तो केवल टोटल जनसंख्या को नहीं लेकर उसमें उसी जनसंख्या को शामिल करेंगे जो खेती करते हैं। इसके लिए हम एक शब्द करते हैं कृषक, यानी किसान कह सकते हैं। कृषक जनसंख्या कृषि क्षेत्रफल। तो आपके सामने ये हमने कितने नंबर का था? हमने ये 4 नंबर का पढ़ लिया। लास्ट नंबर का ये 3 नंबर का था जो हम पहले पढ़ चुके। अब 4 जो लास्ट है अपना वो रहेगा पोषण घनत्व। क्या रहेगा? पोषण घनत्व। अब ये जो पोषण घनत्व है उसका जो सूत्र रहेगा, अब ये पोषण का तात्पर्य ये है जिन लोगों मतलब लोगों से जिन वस्तुओं या जिन चीजों से पोषण मिलता है उन्हीं को सम्मिलित किसमें किया जाएगा? तो पोषण हमें मिलता है खाद्यान्न फसलों से। किससे मिलता है? खाद्यान्न फसलों से। यानी फसल भी बहुत सारी वाणिज्य की होती है, लेकिन हम यहाँ उसमें जो कौन सी फसल शामिल करेंगे? खाद्यान्न फसलें। तो कुल जनसंख्या बटा बोई गई, यानी उस क्षेत्र में बोई गई खाद्यान्न फसलें। कहने का मतलब है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं
कि कुल जनसंख्या बटा खाद्यान्न फसलें, यानी कोई एरिया है, ठीक है। अब इसमें हमें पोषण घनत्व निकालना है। क्या निकालना है? पोषण घनत्व। ये पोषण घनत्व निकालेंगे साहब। अब इसमें क्या है, इस एरिया में पहले तो वो क्षेत्र ढूंढेंगे कि इस एरिया, मान लो इसी क्षेत्र में क्या की जाती है, ये कृषि की जाती है, यानी ये खेत है। लेकिन इसमें भी अब हम वो छाटेंगे कि कौन से खेत में खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न समझ में होंगे, जैसे गेहूं, जो चावल, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, उन्हीं फसलों का एरिया निकालेंगे। तो ये है, मान लो ये खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसलें यहाँ पे है, और ये बाकी वाणिज्य यानी सरसों है, इधर से तिलहन मतलब तिल है, ऐसी गन्ना है, कपास है, कई ऐसी फसलें होती है जो खाद्यान्न की श्रेणी में नहीं आती। तो हम केवल इसी एरिया का जो फसलें बोई गई है वो क्षेत्रफल लेंगे, वही क्षेत्रफल लेंगे, और इसमें निवास, इस पूरे एरिया में जो निवास करने वाली जनसंख्या में उसका भाग दे देंगे। क्या निकल के आएगा? पोषण घनत्व। क्योंकि ये जो पोषण घनत्व में हम खाद्यान्न फसलों को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का पोषण यही करती है। तो हमने आज यहाँ पे जनघनत्व का अर्थ, जनघनत्व क्यों आवश्यक है, फिर जनघनत्व के प्रकार, कितने प्रकार पढ़े? 5 प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने गणितीय, जो सामान्य भी कहते हैं, अधिकतर उसी जनघनत्व को हम काम में लेते हैं। और परीक्षा में भी उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं, कोई सवाल भी आ सकता है, तो आप ध्यान करके उसको 1-2 बार अपने हिसाब से भी कोई अंकीय गणितीय जो संख्या है वो लेकर उससे प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, बहुत सीधा है। अब उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा आर्थिक जनघनत्व, फिर इसके बाद हमने कार्यक जनघनत्व, फिर हमने इसके बाद कृषि घनत्व, फिर उसके बाद हमने पोषण घनत्व। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कल हम जो इसका पार्ट 22 बनेगा, उसमें हम जनघनत्व के आधार पर इसका विभाजन पढ़ेंगे। जब तक धन्यवाद।